डियर स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक चल रहा था इतिहासकार और महाभारत। इसके अंतर्गत अपने टॉपिक समझा भी जब भी इतिहासकार किसी धार्मिक ग्रंथ का विश्लेषण करते हैं तो उस समय वे किन किन बातों पर ध्यान देते हैं, किन किन बातों का परीक्षण करते हैं। तो सबसे पहले अपने इसमें बात की थी कि जब भी इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते हैं तो सर्वप्रथम वे उसकी भाषा पर ध्यान देते हैं भी भाषा किस प्रकार की है, क्या वह भाषा आम जनता को समझ आने वाली है या नहीं है, या आम जनता से संबंधित भाषा में उसको लिखा गया है या नहीं है। जैसे इसमें मुख्य रूप से 4 भाषाओं के बारे में दिया था, एक पाली, दूसरी प्राकृत, तीसरी तमिल और चौथी संस्कृत। ये जो तीनों भाषाएं थी, पाली, प्राकृत और तमिल, जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी और समझी जाती थी। लेकिन जो चौथी भाषा थी संस्कृत, वो किस वर्ग के पास थी? वो सिर्फ विशिष्ट वर्ग या पुरोहितों के पास थी। इसके अलावा किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करने से पूर्व, उसका परीक्षण करने से पूर्व उसके लेखक संबंधी जानकारी भी हासिल करना जरूरी होता है। इसके अलावा जो इतिहासकार हैं वह उसके रचना काल या संकलन काल या उसकी रचना भूमि है, इन सभी के बारे में विश्लेषण करते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा भाषा एवं विषय वस्तु। ऊपर तक हमारा टॉपिक था वह पूर्व में कंप्लीट हो चुका था। अब हमारा टॉपिक रहेगा भाषा एवं विषय वस्तु। अब हम ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं। सबसे पहले अपने बात कर चुके हैं इससे संबंधित भी, पाली है, प्राकृत है, संस्कृत है, ठीक है। जो संस्कृत भाषा थी वह तो विशिष्ट लोगों से संबंधित थी, पुरोहितों से संबंधित थी, और अन्य जो भाषाएं थी वे आम जन की भाषाएं थी। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत में है। आज वर्तमान में जो संस्कृत में स्थित महाभारत है वह सर्वश्रेष्ठ सर्वमान्य मानी गई है, या जो अपने महाभारत का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे पास ग्रंथ है वह किस में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। अगर इसमें बात देखिए क्या कही जा रही है, किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। कि दे दियो रहो। इसमें क्या कहा जा रहा है भी, जो भाषा महाभारत के अंतर्गत जो संस्कृत भाषा है वह भाषा जो वेदों में इस्तेमाल संस्कृत है या जो प्रशस्तियों में है या शिलालेख अपने कह सकते हैं उनमें जो है, उन दोनों के मुकाबले जो भाषा महाभारत में लिखी गई है वह सिंपल है, सरल है। अतः यह संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता था। व्यापक यानी कि पूर्ण रूप से उपमहाद्वीप में चलता था ये, और उपमहाद्वीप में इसे पढ़ा जाता था। क्यों पढ़ा जा सकता था पूरे उपमहाद्वीप में? क्योंकि जो इसकी भाषा थी संस्कृत भाषा वह अन्य के मुकाबले क्या थी? सिंपल थी। इसमें अपने वेदों का उदाहरण दे सकते हैं, प्रशस्तियों का उदाहरण दे सकते हैं। वेदों और प्रशस्तियों में जो संस्कृत लिखी गई है वह महाभारत में लिखी गई संस्कृत भाषा के मुकाबले अधिक जटिल है, और महाभारत की संस्कृत में जो लिखी गई प्रतिलिपि है, जो लिखा गया है महाभारत, वह सरल है, सिंपल है। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को 2 मुख्य शीर्षकों आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह है। देखो इसमें अपने बात करें तो जो इतिहासकार है वह महाभारत की विषय वस्तु को 2 मुख्य भागों में बांटते हैं। एक तो है आख्यान और दूसरा है उपदेशात्मक। आख्यान का अर्थ क्या है? आख्यान में क्या है? आख्यान में कहानियों का संग्रह दिया गया है। क्या है आख्यान में? कहानियों का संग्रह है। और उपदेशात्मक भाग की बात करें तो उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण किया गया है। तो इसमें 2 भाग बताए गए हैं।
पहला भाग कौन सा है? आख्यान। और दूसरा भाग कौन सा है? उपदेशात्मक। आख्यान में क्या है? कहानियों का संग्रह। और उपदेशात्मक में क्या है? सामाजिक आचार विचार के मापदंडों का चित्रण किया गया है। किंतु यह विभाजन पूरी तरह अपने में एकांकी नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियाँ होती है, यानी कि जो उपदेशात्मक भाग है सिर्फ उसमें आचार विचार ही नहीं है, उसके अंतर्गत भी क्या दी गई है? कहानियाँ दी गई है। और बहुधा आख्यानों में समाज के लिए एक सबक निहित रहता है। जो आख्यान वाला पाठ था जिसमें क्या दी गई है? कहानियाँ दी गई है। और जो उपदेशात्मक पाठ था महाभारत का, उसमें सामाजिक आचार विचार के मापदंड दिए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इनमें दोनों में पार्टीशन है। दोनों के थोड़े थोड़े जो पार्ट हैं वह एक दूसरे में मिलते हैं। जैसे उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियाँ मिल जाती है और आख्यानों में समाज के लिए एक सबक भी निहित रहता है। तो दोनों के आचार विचार आपस में मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आख्यानों में कहानियाँ हैं और उपदेशात्मक अंश में सामाजिक आचार विचार निहित है। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एकमत हैं कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए थे। यहाँ पर हमें एक चित्र दिखाया गया है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवत गीता है। ये जो चित्र दिखाया गया है, ये चित्र कब का है? यह चित्र उस समय का है जब अर्जुन कौरवों पर तीर चलाने से मना कर देता है और भगवान कृष्ण उसे समझा रहे थे। यानी कि यहाँ पर मंद भागवत गीता का जो पाठ है वो समझाया जा रहा है और उसी का चित्रण यहाँ पर हमें दिया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। इस दृश्य को चित्रों और मूर्तिकला में कई बार दर्शाया गया है। इस चित्र का काल 18वीं शताब्दी का है, यानी कि जब ये चित्र बना था या बनाया गया था उस समय का काल कौन सा था? 18वीं शताब्दी का। तो लगभग 200 सालों से अधिक पुराना ये चित्र हो चुका है। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। अगर बात करें आरंभिक जो संस्कृत परंपरा थी, उस परंपरा के अनुसार जो महाभारत है वह किसकी श्रेणी में आता है? इतिहास की श्रेणी में आता है। इस शब्द का अर्थ है ऐसा ही था। अर्थ क्या निकलेगा? ऐसा ही था। क्या महाभारत में सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है भी, जो महाभारत में कौरवों और पांडवों यानी कुरुवंश के जो राजकुमारों के मध्य हुआ युद्ध था, क्या वह सच में हुआ या सिर्फ भ्रम मात्र था? तो इस बारे में अपने कुछ नहीं कह सकते हैं, यानी सटीक जानकारी इसकी नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 100 जनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति में ही महाभारत का मुख्य कथानक छिपा हुआ है। यानी कि 100 जन कौन से थे? कौरव और पांडव दोनों ही किससे संबंधित थे? कुरुवंश से संबंधित थे। और उनके मध्य जो युद्ध हुआ उसी का आख्यान या व्याख्या उसकी किस में की गई है? महाभारत में की गई है। अन्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती। देखो यहाँ पर भी इतिहासकारों में 2 मत आ गए। पहला मत वाले या पहले मत को स्वीकार करने वाले जो इतिहासकार हैं उनका क्या मानना है कि 100 जनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है। और जो अन्य इतिहासकारक हैं उनका क्या मानना है, यानी कि अन्य जो इतिहासकार हैं वो इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती। यानी कि सिर्फ एक ही साक्ष्य मिला है युद्ध के पुष्टि के लिए और वो है महाभारत। महाभारत के अलावा कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिससे ये स्पष्ट हो जाए भी कुरुवंश के राजकुमारों के मध्य युद्ध हुआ था। तो अलग अलग इतिहासकार अपना अलग अलग मत इसमें रखते हैं।
इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा लेखक और तिथियां। अब लेखक की भी बात करें, भी महाभारत का जो समय था वह समय बहुत लंबा था, तो क्या इसको लिखने के लिए अलग अलग लेखकों का योगदान था या एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखा गया, तो इससे संबंधित हमारा टॉपिक इसमें रहेगा। यह ग्रंथ किसने लिखा, इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे। जो मूल कथा थी उसके रचयिता क्या कहलाते थे, भाट सारथी कहलाते थे, और जिन्हें क्या कहा जाता था, सूत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सूत कहा जाता था। ये सारथी जो होते थे, यानी कि जिन्हें सूत कहा जाता था, ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। यहाँ पर देखो क्या बताया जा रहा है, भी जो भाट सारथी होते थे, सारथी किसे कहेंगे, जो किसी क्षत्रिय राजा के साथ युद्ध में रथ का संचालन करता है वह क्या कहलाता है, सारथी। और उन्हें क्या कहा जाता था, सूत कहा जाता था। जब ये सारथी युद्ध में साथ जाते थे तो ये क्या करते थे, उस युद्ध का विवरण साथ साथ लिखते रहते थे या कविताएं लिखते रहते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप से हुआ था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया, यानी कि पूर्व में जिन कथाओं को भाट सारथियों ने, सूत जिन्हें कहा जाता था, उन्होंने रचा था, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उन कविताओं पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। यह वह काल था जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। यहाँ पर दो बातें आती है। एक तो क्या कह रहा है, भी ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया जो पूर्व में लिखित कविताएं थी उन पर। इसके अलावा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद जो कार्य भाट सारथी या सूत जो करते थे, वह कार्य किसने प्रारंभ कर दिया, वह कार्य ब्राह्मणों ने प्रारंभ कर दिया था, यानी कि कथा वगैरह लिखने का। मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। क्या नए राजा अपने इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते थे। अगर राजाओं की बात करें तो राजा भी क्या करते थे, अपने यहाँ एक दरबारी कवि रखते थे और वह दरबारी कवि क्या करता था, उनका जो समय था उस समय की जितनी भी बातें थी उन्हें एक ग्रंथ में संकलित करता था। यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मापदंडों की स्थापना हुई। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, भी जब एक राज्य समाप्ति की ओर जाता और नए राज्य की जब स्थापना होती थी, यानी कि युद्ध के अंतर्गत पूर्व राजा की पराजय और जो नवीन राजा है वह आ जाना उस स्थान पर, तो उस समय क्या होता था, समाज में बहुत अधिक परिवर्तन आते थे। सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मापदंडों की स्थापना हो चुकी थी, जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन भी मिलता है। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचना काल का एक और चरण देखते हैं। इसी समय मनुस्मृति भी लिखी गई थी 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य, और इसी समय एक चरण महाभारत का भी होता है। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी, यानी कि भगवान विष्णु की जो पूजा अर्चना थी वह बढ़ती जा रही थी इस समय में, 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य में। तथा श्री कृष्ण को जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से हैं, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। यानी कि इस काल में 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच का जो काल था, इस काल में महाभारत का एक अंश लिखा जाता है, एक चरण था इसके अंतर्गत। इस समय भगवान विष्णु जो थे उनकी पूजा अर्चना या जो आराधना थी वह प्रभावी हो रही थी, और भगवान कृष्ण को
विष्णु का अवतार माना जा रहा था या उसका रूप बताया जाता था। कालांतर में लगभग 200 से लेकर 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते वृहद उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए थे। यानी कुछ एक प्रकरण कहाँ से लिए गए थे, इसमें मनुस्मृति से भी लिए गए थे। हालांकि मनुस्मृति का सही काल देखें तो काल क्या बनता है, 200 से लेकर 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक के मध्य है। लेकिन यहाँ पर जो काल दिया है वो क्या है, 200 से लेकर 400 ईस्वी तक। अपने ये भी मान सकते हैं भी इस समय में महाभारत में मनुस्मृति के अंशों को जोड़ा गया था, ये समय भी हो सकता है यहाँ पर। इन सब परिवर्तनों के कारण यह ग्रंथ, जो अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया था। और इस समय चल रहा था गुप्तों का, और गुप्त काल ऐसा समय था, उस समय जो प्रमुख ग्रंथ थे, महाकाव्य थे, जैसे रामायण और महाभारत, वे भी अपने नए रूप में आते हैं। और वही बात यहाँ पर कही जा रही है भी महाभारत जो था पूर्व में 10,000 श्लोकों से भी कम था, और इस समय आकर जो गुप्त काल था, इस समय के बाद में जब नवीन महाभारत आता है तो उसमें 1,00,000 श्लोक हो चुके थे। साहित्यिक परंपरा में इस वृहत रचना के रचयिता ऋषि व्यास जी माने जाते हैं। पूरा नाम बोलें तो क्या होगा, ऋषि वेद व्यास जी। तो अगर साहित्यिक परंपरा के अनुसार देखें तो महाभारत के लेखक कौन है, ऋषि वेद व्यास जी महाभारत के लेखक हैं। आगे हमारा टॉपिक रहेगा सदृशता की खोज। महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महानायक की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण किया गया है। 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता बी लाल ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया था। कौन से व्यक्ति थे, बी लाल। बी लाल ने 1951-52 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन का कार्य किया था। क्या यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? भी जो महाभारत में नाम दिया गया है हस्तिनापुर का, क्या वह हस्तिनापुर यही था जिसमें उत्खनन किसके द्वारा किया गया, बी लाल के द्वारा किया गया था। हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दुआब वाले क्षेत्र में इस पुरास्थल का होना, जहां कुरु राज्य भी स्थित था, इस ओर इंगित करता है कि यह पुरास्थल पूर्वों की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। देखो यहाँ पर हस्तिनापुर का नाम मिला। हस्तिनापुर जहाँ 1951-52 में बी लाल द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया था, और वर्तमान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के अंतर्गत यह आता है। और एक हस्तिनापुर जिसका नाम किस में मिलता है, महाभारत में मिलता है। क्या ये दोनों एक ही थे? इस बात को लेकर भी जो भ्रम था वह चलता रहा था। हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है। यहाँ पर क्या कहा गया है भी दोनों के जो नाम है, एक तो महाभारत में हस्तिनापुर मिला है और एक बी लाल ने जहाँ उत्खनन किया था वह हस्तिनापुर। इन दोनों के नाम में समानता एक संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दुआब वाले क्षेत्र में इस पुरास्थल का होना, जहाँ कुरु राज्य भी स्थित था, यानी उसी जगह ये उत्खनन वाला स्थल भी होना जहाँ कुरु राज्य था, तो अपने कह सकते हैं भी हो सकता है यह हस्तिनापुर भी वही रहा हो जो कौन सा था, महाभारत में वर्णित था। बी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले थे, जिनमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। कितने स्तर मिले? 5 स्तर, 5 परतें अपने कह सकते हैं इनको भी। जब खुदाई की तो खुदाई में 5 परतें मिली, उनमें से दूसरा और तीसरा जो स्तर है वह क्या विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है।
दूसरे स्तर लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय पर मिलने वाले घरों के बारे में बीबी लाल कहते हैं। कौन से घर जो कितने पुराने थे? लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के जो घर बनाए गए थे और जो हस्तिनापुर में मिले हैं दूसरे स्तर के अंतर्गत, इसके बारे में बीबी लाल क्या कहते हैं भी जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ वहाँ से आवास गृहों की कोई निश्चित योजना नहीं मिलती, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती है। सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के प्लस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी जिन पर मिट्टी का प्लस्तर चढ़ा दिया जाता था। तो ऐसे घर जो लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिले और जिनका उत्खनन बीबी लाल ने किया, तो बीबी लाल उसके बारे में क्या कहते हैं भी अधिकांश घरों की जो दीवारें थी वह सरकंडे से बनाई गई थी और बाद में उन पर मिट्टी का प्लस्तर चढ़ा दिया गया था। यहाँ पर आगे अपने तीसरे स्तर की बात करते हैं। यह समय था लगभग 6वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व का। इसके बारे में बीबी लाल क्या कहते हैं भी तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे। इनमें शोषक घट और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे तथा वल्य कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले गर्तों दोनों ही रूपों में किया जाता था। तो ये बात उसने कौन से स्तर वाले घरों के लिए कही है? तीसरे स्तर वालों के लिए, ठीक है। और जो ऊपर वाली बातें थी जिसमें सरकंडे की दीवारें हैं और मिट्टी से उन पर प्लस्तर किया गया है, ये बातें कौन से स्तर की हैं? दूसरे स्तर की हैं। और मुख्य रूप से कितने स्तरों की खोज की? उन्होंने 5 स्तरों की खोज की थी। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आप इस टॉपिक को लर्न करें। थैंक यू बच्चों।